गोली की आवाज सुनकर रूही तुरंत सतर्क हो जाती है। वो आरू की ओर देखती है तो आरू पहले ही उस तरफ जा चुकी होती है जहां से गोली की आवाज आती है। रूही, हे माता रानी, क्या करूं मैं इस लड़की का। वो भी आरू के पीछे भागती है। आरू बाहर आके देखती है तो एक आदमी ने एक बच्ची को अपनी गोद में उठाया होता है और उस पे गन पॉइंट कर रखी होती है। सामने एक आरू की ही उम्र की लड़की होती है, उसको दो लड़कों ने पकड़ रखा होता है और दो लड़के बाकी सभी लोगों को गन पॉइंट पर करके डरा रहे थे। वो लड़की रो रही होती है। लड़की, प्लीज मेरी बहन को छोड़ो राहुल। वो लड़का जिसने बच्ची को उठाया होता है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसकी क्या गलती है। राहुल, तुमने सही कहा, इसने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। मेरा बिगाड़ा तो तुमने है। बोला था ना प्यार से कि मान जाओ और कर लो शादी मुझसे, पर नहीं, तुमने मेरी नहीं सुनी और उसके बाद किसी और से शादी करने चली हो। अब या तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मानोगी या अपनी बहन की जान से हाथ धो बैठोगी। सब लोग डरे हुए थे। वो लड़की बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। आरू, जो थोड़ी देर से खड़ी कुछ सोच रही थी, अचानक से एक वाटर बोतल उस लड़के के हाथ पर मारती है। बोतल काफी जोर से पड़ती है। उस लड़के के हाथ से गन और बच्ची दोनों ही गिर जाते हैं। रूही जल्दी से जाके बच्ची को उठा लेती है। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि वो गुंडे कुछ समझ ही नहीं पाए। बच्ची रूही के पास थी और आरू रूही के आगे खड़ी अपनी स्लीव्स फोल्ड कर रही थी। राहुल, ए लड़की, तूने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कालू, शाका भून दो इस लड़की को। वो दोनों आरू की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। आरू तुरंत रिएक्ट करके अपने पैर से उन दोनों के हाथों पे एक किक मारती है। उन दोनों के हाथ से गन गिर जाती है। वो लोग आरू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। आरू उनमें से एक के पैरों पर अपने घुटने से मारती है जिससे वो वही गिर जाता है। दूसरा आदमी आरू को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। आरू उसका हाथ पकड़ के वहीं पे मोड़ देती है। एक चटाक की आवाज के साथ उस लड़के का हाथ टूट जाता है। अबे गधो, एक लड़की के हाथों पिट रहे हो, राहुल चिल्लाते हुए बोलता है। वो दोनों लड़के जिन्होंने उस लड़की को पकड़ रखा था, उनकी हालत तो वैसे ही खराब हो रखी थी। अपने साथियों की ये हालात देखकर वो उस लड़की को छोड़कर तुरंत वह से उल्टे पैर भाग लिए। वो लड़की छूटते ही तुरंत अपनी बहन की तरफ भाग गई। आरू, अरे भाइयों, अपने दोस्तों को तो ले जाते साथ में, पर उनको कहाँ सुनना था, वो तो भाग लिए। ये लो, ये तो ऐसे ही भाग गए। हाँ तो क्यों बे, तुझे ज्यादा शौक चढ़ा है शादी का। आज तेरा श्राद्ध मैं यही किए देती हूँ। देख, तुझे मेरे मैटर में नहीं पड़ना चाहिए था, पर अब तू पड़ गई है तो भुगत। इतना बोल के वो अचानक से झुक के अपने पैरों से चाकू निकाल के आरू पर वार करता है। अचानक हुए इस हमले के लिए आरू तैयार नहीं थी। वो एकदम से पीछे हटी और गिर गई। राहुल दोबारा से उसके ऊपर चाकू से वार करता है, पर आरू पलट जाती है और अपने पैरों से इसके पैर के बीच में मारती है। वो वहीं पर झुक जाता है। आरू तुरंत उठकर उसका हाथ मोड़ती है और फिर जोर से उस लड़के को थप्पड़ मारती है। और फिर जो वो राहुल की धुलाई करती है, मतलब कमाल। आरू खींच के राहुल को उस लड़की के सामने ले जाती है। आरू, उस लड़की से मारो इसे। वो लड़की थोड़ा डर रही होती है। आई सेड मारो, आरू चीख कर बोलती है। वो लड़की खींच के राहुल के थप्पड़ मारती है। राहुल वही जमीन पर गिर पड़ता है। आरू, नाइस शॉट। फिर रूही से बोलती है, तुझे मन नहीं है मारने का। रूही, यार मन तो बड़ा है, मार लूं क्या। आरू, अरे बिल्कुल, ये तेरा ही तो है। रूही घूर के आरू को देखती है। अरे मेरा मतलब है, ये तेरे से पीटने ले लिए ही तो वेट कर रहा है। रूही, तो फिर ठीक है यार, अब मैं भी जरा मार लूं। रूही भी राहुल के दो थप्पड़ मारती है। फिर आरू उन सभी की तरफ मुड़ती है जो आसपास तमाशा देख रहे थे और उसकी वीडियो बना रहे थे। आरू, क्यों बे, कतई शर्म वम नाम की चीज है भी आप लोगों में। अबे वो पांच लंगूर सी शक्ल के आदमी इस लड़की की बहन के ऊपर बंदूक तान के खड़े थे और आप लोगों को बंदूक दिखा दी तो आप सब डर गए। अबे अगर उन सबको आप सब एक एक थप्पड़ भी मरते न तो उनकी कब्र यही बन जानी थी। पर नहीं, आप सबको तो चाहिए होता है मिर्च मसाला। पर ये सब वीडियोस आप जो बना रहे हैं ना, ये मत भूलिए कि अगर कल को आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ और उस समय आपकी हेल्प करने की बजाय कोई वीडियो बनाए तो क्या बीतेगी आप पर। अगर मुझे आज के इंसिडेंट की एक भी वीडियो दिख गई तो सच में जिसने भी वीडियो डाली होगी उसके घर आके मरूंगी। उसे डिलीट करिए सब वीडियो अभी के अभी। सब वीडियो डिलीट कर देते हैं। आरू, अब रुके क्यों हो आप सब। अरे शादी है, इन भाई साहब की तोहफा देना तो बनता है, तो दो सब। कोई थप्पड़ दो, कोई चप्पल दो, कोई सैंडल दो, जिसकी जो मर्जी हो वो दे सकता है, पूरी छूट है। और वही पास में काउंटर के ऊपर बैठ जाती है। फिर क्या था, जनता ने अपनी फुलटू सेवा दी राहुल को। राहुल के मुंह से खून आने लगा। आरू आके राहुल के पास पंजों के बल बैठती है। आरू, हाँ तो अब सुन बे मकोड़े की औलाद, अगर तूने इससे प्यार है और शादी करना चाहता था तो तू इसे इस बात का एहसास दिलाता, न कि उससे जोर जबरदस्ती से शादी करता। अबे तुझ जैसे बहुत आशिक देखे हैं मैंने रोड पर, हर पांचवा आशिक तेरे जैसा ही होता है। तूने भाड़े के 4-5 टट्टू किराए पर लिए और इसे धमकाने चला आया। तुझे क्या लगता है तू ऐसे इससे शादी करके इसको पालेगा।
तो बेटा सुन, तुझे एक बात बताओ, तू ऐसे इसके जिस्म को पा लेगा पर रूह उसका क्या, तू उसे अगले 7 जन्म में भी नहीं पा सकेगा। औरत के जिस्म पर अपनी छाप छोड़ने से कोई मर्द नहीं कहलाता। अबे मर्द तो वो है जो औरत की रूह पे अपनी छाप छोड़ दे। जो मर्द औरत की रूह पर छाप छोड़ देता है ना, औरत खुद ही उसे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और महादेव की कसम, जिस दिन से तुम आदमी रूपी हिजड़ों को ये बात समझ आ गई न, उस दिन इंडिया की लड़कियां इज्जत से और बिना किसी डर के घर से बाहर निकलेंगी। तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है। आरू इंस्पेक्टर से लीजिए सर, इनकी शादी तो हो गई, तोहफे भी मिल गए, अब इनको आप ससुराल ले जाए। वो क्या न राहुल बचुआ, ससुराल में भी तो खातिर करवानी पड़ेगी ना। और हाँ सर, पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाना, शायद इनके हाथ पैर बिना टूटे ही बच जाए, वैसे तो चांसेस बहुत कम ही है। इंस्पेक्टर लेके चलो इन सबको। फिर वो उन गुंडों को ले जाते हैं। उनके जाते ही वो लड़की भाग के आके आरू के गले लग गई। थैंक यू यार, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली, हमारी बहन को बचा लिया, थैंक यू सो मच। आरू कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, रूही पानी ले आओ प्लीज। रूही पानी लेके आती है। ये लो तुम पानी पियो और शांत हो जाओ। वो पानी पीती है। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नव्या राजपूत। आरू हम नव्या, तो तुमसे एक बात बोलूं, अगर तुम उस टाइम रोने की जगह उस छछुंदर की आंखों में आंखें डाल के ये बोलती न कि तुम उससे नहीं डरती और उसकी कोई बात नहीं मानोगी, तो उसकी हिम्मत तो वैसे ही मर जाती। और एक बार जब इंसान की हिम्मत मरती है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी ताकत है। तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुम्हारी बहन पर गोली चला देता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम उससे बस नफरत ही करती और उसको जेल जाना होता वो अलग, वो बस तुम्हें डरा रहा था और तुम्हारा डर ही उसकी ताकत था। सो बी ब्रेव ओके। वहाँ उन सब के अलावा एक जोड़ी आंखें और थी जो बहुत देर से आरू को देख रही थी और उसकी बातें सुन मुस्कुरा रही थी। फिर वो वहां से चली जाती है। नव्या, हाँ मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। तब तक नव्या का मंगेतर भी वहां आ जाता है। आते ही वो नव्या को गले लगा लेता है। नव्या तुम ठीक हो? रुचि ने कॉल करके बताया मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। नव्या, करण हम बिल्कुल ठीक है, वो भी इनकी वजह से। वो आरू की तरफ उंगली करती है। करण पलट के आरू को देखता है तो एक पल को हैरान रह जाता है। आप यहाँ कैसी हो? आप रूही, आप आरू को जानते हो? करण आरू की तरफ देखता है तो आरू धीरे से न में सर हिला देती है, जैसे मना कर रही हो कि सच न बताए। करण समझ जाता है। करण, हाँ वो इनसे मैं एक बार मार्केट में मिला था, इन्होंने मेरी माँ की हेल्प की थी। रूही, ओह करण, वैसे हुआ क्या था? नव्या उसे सब कुछ बता देती है। करण आरू को थैंक यू बोलता है। नव्या आरू के गले लगती है, फिर आरू से बोलती है अगले महीने हमारी और करण की शादी है, हमें बहुत खुशी मिलेगी अगर तुम आओगी तो। आरू, हम जरूर आएंगे। तब तक वीर भी वहीं पर आ जाता है। क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? रूही, लो महाभारत खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं दुर्योधन कौन था? आरू, रूही कोई बात नहीं। फिर नव्या वीर को सब कुछ बताती है। वीर, ये कमीने, अगर मेरे सामने कुछ ऐसा होता न तो मैं उसे जिंदा जला देता। रुचि, नव्या की बहन, अंकल आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप यही उस दीवार के पीछे ही तो छिपे थे, मैंने देखा था आपको। रूही, नव्या और करण को हंसी आ जाती है। वीर हड़बड़ा जाता है पर फिर संभल के, नहीं नहीं आपने किसी और को देखा होगा, मैं तो ऊपर था। नहीं अंकल आप ही थे, मैंने देखा था, रुचि बोली। नव्या उसे शांत करते हुए, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई और हो। रुचि, नहीं दीदी ये वही है, रुचि कहती है। वीर, आरू से मैं कार लेके आता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। फिर जल्दी से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रूही जोरों से हंसने लगती है और नव्या भी। करण, नव्या, रुचि तुम दोनों भी चलो। फिर वो दोनों भी बाहर की तरफ चली जाती है और रूही भी उनके पीछे ही चली जाती है। करण और आरू दोनों ही पीछे थे। करण आरू से बोलता है आपने मुझे सच क्यों बताने से मना कर दिया? आरू, कुछ बातें राज रहे तभी अच्छा होता है ऑफिसर। वैसे मुबारक हो, आपकी बीवी बड़ी क्यूट है। करण, सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा, आपको हमारी शादी में भी आना होगा। आरू, जरूर, अब तो आपकी बीवी सेहबा हमारी दोस्त है तो आना तो बनता है, वैसे इस हिसाब से अब आप हमारे जीजू कहलाएंगे। करण के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। आरू, ओहो देखो तो कोई बड़ा मुस्कुरा रहा है। करण, अब बस भी करिए आप। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए, अब आपसे 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी, क्योंकि वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आरू भी थोड़े सीरियस मोड में आकर अपना सर हिला देती है। फिर वो सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। रूही राठौर मेंशन में चली जाती है और आरू भी अपने घर के अंदर घुसने ही वाली होती है कि अचानक से कोई उसके मुंह पे हाथ रख के उसे साइड में ले आता है। आरू छटपटा रही होती है। साइड में लाके वो इंसान आरू के मुंह से हाथ हटा देता है। आरू चीखने ही वाली होती है कि वो वापस से उसके मुंह पे हाथ रख के, शांत मिस वेम्पायर मैं हूँ। आरू आँख खोल के देखती है तो सामने आदि होता है। वो एकदम से उसे धक्का देती है।
आरू तुमसे ज्यादा दुष्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमेशा मेरा मुंह ही क्यों दबाते हो? क्या दुश्मनी है मेरे मासूम से मुंह से? अरे तुम्हें तो मैं। वो बोल ही रही होती है कि आदि अचानक से आके उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए एकदम खुद से सटा लेता है। आरू को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आदि चुप, एकदम चुप। जब भी मिलती हो नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर देती हो। मन करता है कि टेप लगा दूं तुम्हारे मुंह पे। आरू हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी, या कह सकते हैं कि घूर रही थी। आदि वॉट, ऐसे क्या देख रही हो? डरता नहीं हूं मैं तुम्हारी इन आंखों से, और शायद तुम भूल गई हो पर मैं नहीं कि हमें नव और रूही के लिए भी कुछ सोचना है। तुम्हारे बस का तो था नहीं, इसलिए मैंने कुछ सोचा है, अब सुनो। फिर वो आरू को अपना प्लान बताता है। उसे सुनकर आरू झट से बोलती है, तुम्हें पता भी है दादा कितने हट होंगे? मैं नहीं करूंगी ऐसा कुछ, और न ही तुम्हें करने दूंगी। आदि, सिर्फ नव ही हट नहीं होगा, रूही भी होगी। तुम समझ नहीं रही, बस थोड़ा सा ही हट होंगे वो, और उसके बाद जो उन्हें खुशियां मिलेंगी उसके बारे में सोचो। बस तुमसे जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो प्लीज। आरू, पक्का न? दादा और रूही साथ आ जाएंगे न इस प्लान से? आदि, हाँ पक्का। तो फिर तो मैं रेडी हूँ, आरू खुशी से भर के बोली। दोनों में से ही किसी को होश नहीं था कि दोनों अभी भी कितने करीब खड़े हैं। आरू, मैं जाऊं? हाँ जाओ न, आदि उसे देखते हुए ही बोला। पक्का जाओ? हाँ बाबा जाओ। आरू जोर से आदि के पैर पर अपना पैर मारती है और बोलती है, अबे पहले मुझे छोड़ो तो तभी तो जाऊंगी। आदि आरू को छोड़ के अपना पैर पकड़ लेता है। पागल वागल हो क्या तुम? कितनी जोर से मारा? आरू कुछ नहीं बोली और जीभ निकाल के उसे चिढ़ाकर भाग गई। आदि, आह मिस वैम्पायर, आई एम गोना किल यू। रात को ही नव आ जाता है। वो आते ही सीधे आरू के रूम में चला जाता है। वो जाके देखता है कि आरू खिड़की पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम है। नव, क्या हुआ? किसे पीट के आई है आज तू? आरू, अरे दादा आप कब आए? और भागकर उसके गले लग जाती है। नव उसका सर सहलाते हुए, बस अभी अभी आया, ये ले तेरी चॉकलेट्स। आरू खुशी से वो चॉकलेट्स ले लेती है और उनमें से एक निकाल के खाने लगती है। नव, अब बताएगी क्या हुआ? तू जानती है कि मुझसे नहीं छिपा पाएगी। आरू मॉल में जो भी हुआ सब बता देती है। नव घबराते हुए, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जिंदा रहता? मैं तो मर। नव के बोलने से पहले ही आरू ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। नहीं दादा प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसे बोलोगी तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। नव उसे गले लगा लेता है। नव, पागल, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। चल अब डिनर कर ले। आरू उसके गले लगे हुए ही हाँ में अपना सर हिला देती है। फिर दोनों डिनर करते हैं और सो जाते हैं। रूही सुबह जब फ्रेश होकर नीचे आती है तो वो देखती है कि आदि अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है। रूही आगे आ ही रही होती है कि पीछे से कोई उसे अचानक हक कर लेता है। रूही, ओ माय गॉड, इज दिस इज रियल? आप सच में हो? रूही पलटती है और उस शख्स के गले लग जाती है। नव जो आरू के साथ आ रहा होता है वही गेट पर खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, ये कौन है? टू बी कंटिन्यू। रूही पलटकर उस शख्स के गले लग जाता है। नवजू की आरू के साथ आया था वो वही गेट पर खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, ये कौन है? आरू सुन लेती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, पर वो तुरंत ही उसे छिपा लेती है। रूही उस शख्स के अभी भी गले लगी हुई होती है। वो भी रूही को उतनी ही जोरों से जकड़े हुए था। ये देखकर नव को गुस्सा तो आ रहा था, पर बेचारा क्या करता, इसीलिए चुपचाप से खड़ा था। आदि भी काफी देर से नव को देख रहा होता है। वो शख्स रूही को खुद से दूर करता है और प्यार से उसके माथे पर किस करता है। रूही मुस्कुरा देती है। कैसी हो तुम? वो रूही से पूछता है। रूही, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। मतलब आई एम स्टिल इन शॉक कि द ग्रेट धैर्य प्रताप सिंह फाइनली मेरे घर आए हैं। धैर्य, तुमसे मिलने तो मैं जहन्नुम में भी जाने को रेडी हूँ, ये तो फिर भी तुम्हारा घर ही है। आफ्टर ऑल तुम मेरा प्यार हो, पर आई मस्त से तुमने अपना घर काफी अच्छे से डिजाइन किया है। आरू अंदर आते हुए, वेल आपको कैसे पता कि ये रूही ने डिजाइन? धैर्य, मैं रूही से जुड़ी हर चीज झट से पहचान सकता हूँ, एंड आई एम डेम श्योर कि आप रूही की बेस्ट फ्रेंड है जिसे ये आरू बुलाती है। रूही, आपने सही पहचाना, ये ही आरू है। नव तब से गेट पर ही खड़ा था। आदि नव से बोलता है। नव, तुम गेट पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नव अंदर आता है और जाके आदि के गले लगता है। बाहर का शोर सुन के सारिका जी भी बाहर आती है। धैर्य जाकर उनके पैर छू लेता है और फिर नमस्ते बोलता है। सारिका जी, नमस्ते बेटा, पर आपको शायद मैंने पहचाना नहीं। आप आदि के कोई नए दोस्त हो क्या? धैर्य, मेरी स्वीट सी आंटी आपको रूही बताएगी मेरे बारे में।
रूही मम्मी ये धैर्य है, जब मैंने इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया था तो ये मेरे सीनियर थे, इन्होंने काफी हेल्प की थी मेरी पढ़ाई में और मुझे उस दिन उन लड़कों से भी बचाया था जब वो मुझे जबरदस्ती सिगरेट पिलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या फाइट की थी इन्होंने, सच में मजा आ गया। धैर्य ओ बस हाँ शांत हो जा अब। सारिका जी थैंक यू बेटे, आपने बहुत हेल्प करी इसकी। धैर्य आंटी बेटा भी बोल रही हो और थैंक यू भी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा फिर। अच्छा बाबा ठीक है, आप बच्चों के साथ बैठो, मैं आप सबके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। सारिका जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला। फिर सभी साथ में जाकर बैठ। आदि ने अपने सभी दोस्तों से धैर्य नव आरू को मिलवाया। आदि आरू के पास बैठ गया, धैर्य रूही के पास और हमारा बेचारा नव आदि के बाकी सभी दोस्तों के साथ बैठ गया। पर उसकी नजर रूही पर ही थी जो धैर्य की किसी बात पर हंस रही थी और उसी टाइम धैर्य ने हंसते हंसते रूही के कंधे पर अपना सर रख दिया। नव अचानक से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। दादा आप कहाँ जा रहे हो, आरू नव से बोली। मुझे ऑफिस भी जाना है तो इसलिए मैं निकलता हूँ, तू बाद में आ जाना। और फिर किसी की बात सुने बिना ही निकल जाता है। आरू और आदि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद आरू भी चली जाती है। शाम को आज नव ऑफिस से जल्दी वापस आ जाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके कानों में बार बार धैर्य की बोली हुई वही बात गूंज रही थी, आफ्टर ऑल तुम मेरा प्यार हो। वो जाके शावर लेता है और अपनी बालकनी में बैठकर डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है। अचानक उसे रूही की हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो सामने गार्डन में नीचे देखता है तो रूही पीछे किसी को देखते हुए हंसकर भाग रही थी। उसे हंसते देखकर नव के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि धैर्य आकर पीछे से रूही को अपनी बाहों में भर लेता है और वो भी हंस रही थी। नव देखता है तो गुस्से से कसकर मुट्ठियों को भींच लेता है और गुस्से में वापस अपने कमरे में चला जाता है। रात में रूही आरू से मिलने आती है। वो दोनों बैठकर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती है, फिर रूही उसे सुबह मिलने का बोलकर चली जाती है। वो अभी आरू के कमरे से निकली ही होती है कि अचानक से नव उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले आता है और दरवाजा बंद करके उसे दीवार से लगा देता है। रूही को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसे महसूस हुआ कि वो ठीक है तो धीरे से अपनी एक आंख खोलती तो सामने नव उसे गुस्से से घूर रहा होता है। रूही झट से अपनी दूसरी आंख भी खोल देती है। नव तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो ध्यान देती है कि नव उसे गुस्से में घूर रहा है। रूही साइड से जाने की कोशिश करती है पर नव उसकी दोनों तरफ से अपनी बाहों का घेरा बना देता है। रूही उसे देखती है, फिर उससे कहती है नव मुझे घर जाना है, सब वेट कर रहे होंगे, हटो मेरे सामने से। नव वो लड़का कौन है जो सुबह आया है और वो तेरे इतने करीब क्यों आ रहा है। रूही पहली बात तो उनका नाम धैर्य है। और तुम्हें क्या कोई भी मेरे करीब आए आज से पहले तो कभी तुमने नहीं कहा कुछ। नव गुस्से से दांत पिसते हुए उसके और पास आकर बोलता है क्योंकि आज से पहले कोई तेरे इतने करीब नहीं आया जितना वो आज आया है। उसने तुझे हक किया, तुझे किस भी किया, इवन ये भी बोला कि वो तुझसे प्यार करता है। और तूने उससे कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उल्टा उसी के साथ शाम को बच्ची के जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और वहां पर भी उसने तुझे पीछे से हक किया। अब रूही को सारा मामला समझ आता है कि नव क्यों गुस्सा है, पर उसने नव को थोड़ा परेशान करने की सोची। रूही तुम ही तो हमेशा मुझे बच्ची बच्ची बोलते हो, तो फिर बच्ची जैसे ही तो खेलूंगी। और रही बात प्यार की तो क्या हुआ, प्यार तो कोई भी किसी से भी कर सकता है, और अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। वैसे तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम जेलस हो रहे हो। मैं किसी से जेलस नहीं होता, और रही बात उस धैर्य की तो तू दूर रह उससे, वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। नव ने रूही के कान के बिल्कुल पास आकर बोला और फिर रूही की आंखों में देखने लगा। दोनों ही इस समय बेहद करीब थे, दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज थी, पर दोनों ही खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रूही क्या कर लोगे तुम, मैं कोई दूर नहीं रहूंगी उनसे। नव उसके गाल पर किस करते हुए। तू मेरी बात जरूर मानेगी मुझे पता है, और अगर नहीं मानी तो उसके बाद उस धैर्य की जो हालत होगी उसकी तू खुद जिम्मेदार कहलाएगी। और हाँ ये किस इसलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तेरे पास किसी और का एहसास भटके भी। फिर वो जल्दी ही वहां से चला जाता है। रूही तो अभी भी वहीं पर सुन्न खड़ी हुई थी, वो बिल्कुल जम गई थी अपनी जगह पर ही। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फोन बजा। उसने फोन देखा और जल्दी से वहां से अपने घर के लिए भाग गई। अगले 4 to 5 दिन यूं ही बीत गए। इस बीच नव ने कई बार रूही और धैर्य को एक साथ देखा। वो रूही को घूरता पर रूही उसे इग्नोर कर देती। नव रूही को मिलने की फिराक में था, पर रूही ने उसे ऐसा एक भी मौका नहीं देती जिससे वो झल्ला उठता था। आदि और आरू की भी नोकझोंक लगी रहती थी, पर अब दोनों दोस्त बन चुके थे। इसी बीच आदि ने मौका देखकर दोनों घरवालों को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था और सभी रूही और नव के रिश्ते के लिए मान भी गए थे।
रूही और नव दोनों को ही इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वही आदि को भी अब तक ये नहीं पता था कि जल्द ही आरू की शादी की रस्में शुरू होने वाली है। सुबह के टाइम सारिका जी चौहान मेंशन में आई। नव वही सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना ऑफिस का कोई मेल टाइप कर रहा था। वो सारिका जी को देखकर उनके पैर छूते हुए नमस्ते बोलता है। तब तक राखी जी और सीमा जी भी आ जाती है। वो तीनों वही सामने सोफे पर बैठ जाती है। राखी जी, सारिका, और बताओ सब बढ़िया? तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? सारिका जी, हाँ माता रानी की कृपा से सब बढ़िया। मैं तो यहाँ आप सबको ये बताने आई हूँ कि आज दोपहर धैर्य के मम्मी पापा आ रहे हैं रूही को देखने, तो आप सभी को वहाँ जरूर आना पड़ेगा। इतना सुनते ही नव, जो इतनी देर से लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, उसकी उंगलियां रुक गई और वो सारिका जी की तरफ देखने लगा। राखी जी, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम जरूर आएंगे, पर ये अचानक से शादी का फैसला क्यों ले लिया? सारिका जी, पिछले 4-5 दिन से देख रही हूँ धैर्य को लड़का बड़ा अच्छा है। उससे भी बड़ी बात कि रूही जब भी उसके साथ होती है तो हमेशा खुशी रहती है। बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। राखी जी, हाँ ये बात तो है। सारिका जी नव की तरफ देखकर, नव बेटे तुम भी जरूर आना। बचपन से ही तुमने हमेशा रूही का ध्यान रखा है और तुम उसकी खुशी में शामिल होंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी। नव जी, आंटी मैं आ जाऊंगा। नव से अब वहां बैठा नहीं जा रहा था। वो उठ के अपने रूम में चला गया और दरवाजा लगा लिया। वो दरवाजे से ही टिक कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नीचे वो तीनों ही बैठ के नव के कमरे की तरफ देख रही थी। आरू पीछे से उन सबके पास आते हुए, आप सबके जैसे मुझे भी दादा को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा, पर बस आज दोपहर तक की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोपहर को आदि रूही से रेडी होने को बोलती है, पर वो बार बार पूछ रही थी कि क्यों तैयार होना है। उसने उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। फिर थक हार कर आदि ने उसे सच बता ही दिया। रूही एकदम से उछल के आदि के गले लग गई। आदि, पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो अपने ही लवर की बैंड बजाने को इतनी उतावली है। रूही छिप जाती है। तब तक आरू भी अंदर आ जाती है। ओ मैडम, जल्दी रेडी हो जाओ, आपके न होने वाले सास ससुर आ चुके हैं। रूही, पर आगे का क्या प्लान है? आदि, आगे सब कुछ तुझ पे और नव पर डिपेंड करता है, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा वो रियल होगा, कोई प्लान नहीं। तेरे मन में जो भी है तू आज सबके सामने बोलेगी। आरू, हाँ, क्योंकि आगे बात तुम्हारे प्यार की होगी और प्यार में कोई प्लानिंग नहीं होती, वहां तो बस प्यार होता है। आदि, तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ, नव आने ही वाला होगा। आदि चला जाता है। फिर रूही तैयार होती है। नीचे हॉल में धैर्य अपने मम्मी पापा के साथ बैठा होता है। वो सभी भी उनके प्लान में शामिल होते हैं। उन्हें धैर्य ने कन्विंस किया था ऐसे करने के लिए। चौहान मेंशन से भी सभी लोग आ चुके होते हैं। रूही तैयार होके नीचे आती है। सफेद रंग के सूट में रूही बहुत प्यारी लग रही होती है। राखी जी आगे आकर उसको काजल का टीका लगाती है। राखी जी, किसी की नजर न लगे मेरी होने वाली बहू को। रूही शर्म से पलके झुका लेती है। आरू हैरान होके राखी जी को देखती है। आदि, उन्हें ऐसे मत देखो, मैंने सबको सब कुछ बता दिया है। राखी जी हाँ में सर हिलाती है। आरू और आदि जाकर गेट पर खड़े हो जाते हैं, ताकि जब नव आए तो वो उन सभी को बता दे। वो सब बैठकर बातें करने लगे कि तभी आरू को नव आता हुआ दिखता है। आरू आदि को बताती है। दोनों भागकर सभी के पास आते हैं और इशारा कर देते हैं कि नव आ रहा है। नव गेट पर ही पहुंच पाता है। तब तक सुरेखा जी, धैर्य की माँ, बोलती है, हमें तो रूही बहुत पसंद आई। नव ये सुनता है, फिर आगे आता है। वही टेबल पर रखी मिठाइयों में से वो एक लड्डू उठाता है और रूही के पास आकर उसकी तरफ लड्डू बढ़ाते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशंस बच्चा। इतना सुनते ही रूही के साथ साथ बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। रूही की आंखों में नमी आ जाती है और साथ ही उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उठ खड़ी हुई और वो लड्डू उसके हाथ से लेकर जमीन पर फेंक कर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता न तुम्हें, कुछ भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस बात के लिए मुझे लड्डू खिला रहे हो? अगर मैं तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मार क्यों नहीं देते मुझे? तुम मुझे मेरे रिश्ता पक्का होने का लड्डू खिला रहे हो, खुद से दूर करने का लड्डू खिला रहे हो। नहीं पसंद न मैं तुम्हें तो ठीक है, अब मैं वो करूंगी जो मेरे मन में है। इतना बोलते हुए वो रोने लगती है। नव, रूही सब देख रहे हैं। तू मेरी बात तो सुन। रूही, कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत सुन ली तुम्हारी, अब बस तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और रोते हुए घर से निकल जाती है। आदि उसके पीछे जा रहा होता है, पर आरू उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि उसकी तरफ देखता है तो वो न में अपना सिर हिला देती है। नव वही जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। टू बी कंटिन्यू।